स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 16 नवंबर 2022 और हम प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कंबोडिया की राजधानी नोम्पे में किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस शिखर शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं। देखिए, ये है कंबोडिया। यही कंबोडिया की राजधानी है नोम्पे, जहाँ पे 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये 19वां के बाद 20वां देखिए कहाँ होगा, ये भी आप देख लीजिए। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन तो इंडोनेशिया में होगा। इंडोनेशिया में 21वां कहाँ होगा, तो लाओस में होगा। ठीक है। 22वां कहाँ होगा, 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन ये कहाँ होगा, तो लाओस के बाद आपका होगा सिंगापुर में, सॉरी, म्यांमार में। म्यांमार में अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतना आगे का कैसे पता चला। ठीक है, तो जो इसकी अध्यक्षता होती है वो अल्फाबेटली आधार पे ट्रांसफर होती रहती है। देखिए, कंबोडिया सी से शुरू होता है इसका नाम, तो पहले कंबोडिया में, कंबोडिया के बाद कहाँ पे शुरू होगा, इंडोनेशिया, आई से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद लाओस में शुरू होगा, फिर म्यांमार में आएगा, म्यांमार के बाद सिंगापुर में, सिंगापुर के बाद, सॉरी, म्यांमार के बाद फिलीपींस, फिलीपींस के बाद सिंगापुर, सिंगापुर के बाद थाईलैंड, उसके बाद वियतनाम, वियतनाम के बाद फिर स्टार्ट होगा ब्रुनई से। ठीक है, ये देखिए 20 से स्टार्ट ब्रुनई, फिर उसका फिर कंबोडिया आ जाएगा। तो ऐसे ही इसकी अध्यक्षता ऐसे ही ट्रांसफर होती रहती है। इस जो आसियान जो संगठन है, इसमें टोटल 10 देश शामिल हैं। देख लीजिए 10 देश कौन है, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस और ब्रुनई। ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ है कंबोडिया में, इसकी मुख्य विशेषता कौन कौन सी है ये देख लीजिए। तो भारत आसियान संबंध भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी आप पहले देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आया था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये कब आया था, तो ये आया था 2014 में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस पॉलिसी से पहले जो 1991 में एक पॉलिसी लाई गई थी, वो उसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी ये लाया गया था 1991 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, उनके द्वारा ये पॉलिसी लाया गया था। इस देखिए 1991 में क्यों लाया गया था, क्योंकि 1991 में भारत में क्या हुआ था, 1991 में उदारीकरण हुआ था, अर्थव्यवस्था में उदारीकरण प्रारंभ किया गया था। तो इस उदारीकरण का जो मुख्य उद्देश्य था लुक ईस्ट पॉलिसी का, वो ये था कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनमें बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना और भारत को इकोनॉमिक कॉपरेशन के माध्यम से बूस्ट करना। इकोनॉमिक इकोनॉमिक कॉपरेशन कोऑपरेशन को बूस्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य था लुक ईस्ट पॉलिसी का। ठीक है, फिर उसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया गया। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये 4C पे आधारित है। 4C का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। 4C का मतलब होता है, फर्स्ट सी का मतलब है कल्चरल, सेकंड सी का मतलब है कॉमर्शियल, थर्ड सी का मतलब है कनेक्टिविटी, और जो फोर्थ सी का मतलब है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी 4C पे आधारित है। इसमें कल्चरल, कॉमर्शियल, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग पर डिपेंड है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है द्विपक्षीय भारत को द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर, बहुपक्षीय स्तरों के माध्यम से आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंध को विकसित करना, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। ठीक है, तो यह है एक्ट ईस्ट पॉलिसी।
2014 में लाई गई थी। उससे पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी जिसको 1991 में लाया गया था। देखिए इस सम्मेलन की जो मुख्य विशेषता नेक्स्ट थी वो है भारत आसियान व्यापार समझौते की समीक्षा में तेजी लाना, जिससे इसे अधिक यूजर फ्रेंडली बनाया जा सके, सिंपल बनाया जा सके और व्यापार सुविधाजनक बनाया जा सके। दोनों पक्षों ने भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा नेविगेशन की स्वतंत्रता और ओवरफ्लाइट को बनाए रखने और इसको बढ़ावा देने के महत्व की पुष्टि की गई है। देखिए अब जान लेते हैं आसियान ये कैसा संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। आसियान का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। ए का मतलब होता है एसोसिएशन, एस का मतलब होता है साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो एसोसिएशन, फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं, एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। कहाँ पे? बैंकॉक में। ठीक है, इसमें जो देश शामिल थे उसमें प्रारंभ में केवल 5 देश शामिल थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। प्रारंभ में केवल 5 देश शामिल थे। इसकी स्थापना जो हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। ठीक है, तो ये प्री एग्जाम में काफी बार पूछा गया। बैंकॉक घोषणा पत्र किस संगठन से संबंधित है? तो हमारा आंसर होगा आसियान से। आसियान से संबंधित है। ये घोषणा पत्र कब आया था, सन भी पूछा जाता है, तो अगस्त 1967 में। ठीक है, उसके बाद इसमें ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम के शामिल होने से इसमें जो सदस्य देशों की संख्या हो गई वो हो गई 10। इस आसियान देशों की कुल आबादी 650 मिलियन और इसकी जो कुल जीडीपी है वो है 2.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है भारत आसियान, अगर संबंध पे बात करें तो आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत ने 2009 में माल यानी गुड्स में एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता किया था। उसके बाद 2014 में सर्विस और इन्वेस्टमेंट में भी एफटीए पर हस्ताक्षर किया। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस समझौते के बाद 2019-20 में व्यापार लगभग दुगना होकर कितना हो गया था, 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर। लेकिन 2020 और 21 में ये घटकर 79 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसका कारण क्या था कि 2020 और 21 में क्या आया था, कोविड 19 महामारी आई थी, उसके वजह से ये व्यापार जो है घट गया था। भारत के मुख्य व्यापारिक संबंध देख लीजिए किस किस देशों से हैं। इंडोनेशिया से, सिंगापुर से, मलेशिया से, वियतनाम और थाईलैंड के साथ हैं। भारत म्यांमार और थाईलैंड ये त्रिपक्षीय राजमार्ग विकसित कर रहा है। कलादान मल्टी मॉडल परियोजना जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाएं भी चल रही हैं जो क्या करेंगी, भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। भारत आसियान के साथ समुद्री परिवहन समझौता स्थापित करने की भी कोशिश कर रहा है तथा भारत ने नई दिल्ली से लेकर वियतनाम के हनोई के बीच एक रेलवे लिंक योजना भी बना रहा है। ठीक है, तो ये नई दिल्ली से वियतनाम के हनोई के बीच रेलवे लिंक की परियोजना है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी जहाँ देख लीजिए, ये भारत, म्यांमार और थाईलैंड, इसमें 3 देश शामिल हैं कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है हमारा, देखिए आसियान से संबंधित क्वेश्चन आंसर है। आपको बताना है निम्नलिखित देशों में पर विचार कीजिए, इसमें से कौन से देश हैं जो आसियान के मुक्त व्यापार भागीदार में हैं। पहला हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान और अमेरिका। बताना है कौन कौन से देश हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल हैं। इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ठीक है, चीन शामिल है, भारत शामिल है और जापान शामिल है। कनाडा और अमेरिका शामिल नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा 1, 3, 4 और 5, ऑप्शन सी, 1, 3, 4 और 5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आरसीईपी, जो अक्सर समाचारों में देखने को मिलता है, ये किस देशों के समूह से संबंधित है। आपको बताना है ए G20, बी आसियान, सी एससीओ या डी सार्क। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो ऑप्शन बी आसियान से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो मेथेन चेतावनी और प्रतिक्रिया प्रणाली से संबंधित है। देखिए इसकी स्थापना जो संयुक्त राष्ट्र
संघ के द्वारा यानी यूएनओ के द्वारा की जा रही है। किस लिए की जा रही है? तो मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने, सरकारों और निगमों को सतर्क करने के लिए तथा उनको प्रतिक्रिया देने के लिए। ये एक उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली है जिसका नाम है मार्स। मार्स का जो फुल फॉर्म है वो है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। तो ये एक उपग्रह आधारित निगरानी निगरानी प्रणाली है। इसका जो मुख्य काम होगा वो होगा मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखना और उसके बाद सरकारों और निगमों को सतर्क करना, अलर्ट जारी करना, फिर उस पर रिस्पॉन्स करना। ठीक है, इसीलिए इसका नाम देखिए क्या पड़ा है, मीथेन अलर्ट, यानी अलर्ट करेगा और उसके बाद रिस्पॉन्स सिस्टम। फिर रिस्पॉन्स कैसे करना है वो होगा, मार्स पहल का जो उद्देश्य है मीथेन उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों को मजबूत करना है। डेटा टू एक्शन प्लेटफॉर्म को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला रणनीति के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। यह प्रणाली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वैश्विक प्रणाली है जो मीथेन डिटेक्शन को अधिसूचना प्रक्रियाओं से पारदर्शी रूप से जोड़ेगी। मार्स बड़ी संख्या में मौजूद और भविष्य में उपग्रहों से डेटा को एकत्रित करेगा जो कहीं भी मीथेन की उत्सर्जन की घटनाओं का पता लगाने में सक्षम होगा तथा उसके बाद हितधारकों को इस पर कार्रवाई करने के लिए सूचना भी भेजेगा। नेक्स्ट है इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो देख लीजिए। मार्स मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन उद्योग के जो बड़े उत्सर्जन स्रोत हैं उनको ट्रैक करने का काम करेगा। इसके साथ ही कोयला, अपशिष्ट पशुधन, चावल के खेतों से भी उत्सर्जन का पता लगाने में सक्षम होगा। तो आपको ये याद रखना है कि मार्स है क्या। ठीक है, MARS, मार्स है क्या? तो मार्स का फुल फॉर्म है मीथेन मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम रिस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्य काम क्या होगा? तो ये एक उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली है निगरानी प्रणाली है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? तो इसकी स्थापना यूएनओ के द्वारा की जा रही है यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है मार्स है क्या। आज का हमारा डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये आपको डिस्कशन पसंद आ रहा हो डेली का तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई डेली करंट अफेयर्स।